नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं शिवानी जी की लिखी कहानी लाटी। लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गेटिया सैनिटोरियम की बलैया सी ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरे पर पड़कर उन्हें उठा देती थी। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जीर्ण पीले चेहरे सुबह की धूप में क्षण भर को खेल उठते। आज टीबी, सर दर्द और जुकाम खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले टीबी मृत्यु का जीवंत आह्वान थी। बुवाली से भी अधिक मांग तब गेटिया सैनिटोरियम की थी। काठगोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गेटिया सैनिटोरियम के लाल लाल छत्तों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगिणी पत्नी के साथ रहते थे। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वे दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठे रहते। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरते और कभी समय देख देख कर दवाइयाँ देते। पास के बंगले के मरीज बड़ी तृष्णा और चाव से उनकी कबूतर सी जोड़ी को देखते। ऐसी घातक बीमारी में कितने यत्न और स्नेह से सेवा करते थे कप्तान जोशी। कभी उनके आनंदित चेहरे पर झुंझलाहट या खींच की अस्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती। कभी वे घुंघराले बालों को ब्रश से संवारते, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी झोड़े गाते, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी छुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब वाह, एक और। कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानो की ओर देख बड़े लाड़ से मुस्कुरा देते। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई थी। शांत तरल दृष्टि से वह कप्तान को दिन रात टुकर टुकर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहां ना अम्मा, चाची और ताई की शासन की लगाम थी, न नई बहू के घूंघट की बंदिश। पिंजड़े की चिड़िया आजाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमजोर डैनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता, तो उसकी सीख सी कलाई की सोने की चूड़ी सर सर कर कोहनी तक सरक जाती। उन दिनों गेठिया के डॉक्टर एक अधेड़ स्विस थे। एक दिन उन्होंने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान, तुम अभी जवान हो। यह बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूं, तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गए। उसके बूढ़े पिता के भी कई पुत्र आ चुके थे और माँ ने रो रो कर चिट्ठियां डाल दी थी। मेरे 10-20 पूत नहीं है बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलते, कभी बानों के चिकने केशों को चूमते, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमनाम सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करते। सैनिटोरियम की मनुष्य जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठकुरानी की एकमात्र द्युतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वे पूरे सैनिटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी ना जाने बीमारी का घुन किस आरक्षित छिद्र से प्रवेश पा गया था। टीबी लगने की पीड़ा से कराती वे अपनी कदरे गालियों का अक्षय भंडार खोल देती। कभी लक्षपति ससुर को लक्ष्य बनाती, ए हमारे बुढ़जू,
आधी कुमाऊं के छत्रपति, पर बहू तिथान को जा रही है तो उनकी बला से। दुम उठाकर जिसे देखा वही बदजात नर से मादा निकला। ए शाबाश, क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है। भाभी तबीयत बाग बाग कर दी। कप्तान कहते, एक मेरा खसम है साला, पी के धुत होगा किसी गोरी मेम को लेकर। 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। दाढ़ी जारे की अर्थी उठेगी तो मजाल मैं भी सुहाग उतारूं। वह फिर कहती, क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो? कप्तान हंसकर कहता। प्रोड़ा नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू, और एक हमारे है कुतिया के जने, मिले तो मूछे उखाड़कर हरामी के मुंह में ठूस दूं। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाते। मूछे उखाड़कर मुंह में ठूसने की बात कुछ ऐसे जम जाती कि वे भागकर बानों को सुना आते। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह की बेड़ियां काट दी थी। 1 वर्ष से वे एक बार भी उसे देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा, नेपाली भाभी की खांसी बहुत ही बढ़ गई है। खांसी का दौरा सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गए तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ी थी। पति की मूछों को उसके मुंह में ठूसने का स्वप्न अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई थी। कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गए। बानों की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डोरे पड़ गए। जब ऐसे हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानों तो हवा में उड़ती रुई का फाहा थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानों को चिड़चिड़ा बना दिया, पर जैसे एक लौते जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को स्नेहमयी माता हंस हंसकर झेल लेती है, वैसे ही कप्तान हटीली बानों की हर जिद पूरी करते। कभी वे खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलती तो वे अपने खाकी ओवरकोट में उसे लपेटकर अपनी देह से सटाए लंबी चीड़ की छाया में बैठे रहते। बानों के विवाह के ठीक तीसरे ही दिन छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा था। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुटे शरीर और भूरी भूरी मूछों को देखकर बानों उनसे जितना ही कटी कटी छिपी फिरती, वे उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठते। उसे देखते ही वह अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाज से गुलाबी चेहरा ढक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान उसके मुंह से धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवा पाए थे। बहुत धीमे स्वर में ही प्रणय निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊजी लेटते थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा था। बानो। उसके पतले होठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम, कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठी। अरे मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरूली, परूली, रमा, खस्टी। वह बोला, कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौने सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले वे अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गए थे। कहाँ वे ठसकेदार बाका कप्तान और कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांधकर रख दिया। पर बालिका बानो की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसे बसरा जाना था।
कप्तान बानो से विदा लेने गए तो वह कोने में बैठी छालियां कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थी और पति की आहट पाकर उसने घुटनों में सिर डाल दिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया, उसका गला भराया। 3 दिन की ताजा सुंदरी नववधू को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलाबारी से भयंकर लगा। इसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गए। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी वहशी बन गए थे, गंदे अश्लील मजाक करते। फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र के थे। बर्मा के युद्ध से स्तब्ध सड़कों पर चपल बर्मी रमणियों के कुटिल कटाशों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ से बचाते सेत गए। 2 साल बाद घर पहुंचे तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने। पहाड़ की नुकीली छतों पर 5 शेर उड़द पीस कर बड़ियां तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वे कभी नहीं लौटेंगे। सांस और चचिया सांस के व्यंग्य बाण उसे छेद देते। वह घुलती गई और एक दिन शय का तक्षक कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया था। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चले गए तो घरवालों के चेहरे लटक गए। गेटिया पहुंचे और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। 2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गई। फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जताकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। सैनिटोरियम में मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए, पर चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बक्स निकलवाकर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आए। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर 2-3 days। इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वे घर की कड़वाहट से अछूता ही रखना चाहते थे। भुवाली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बाहें फैलाए खुला रहता था। सैनिटोरियम छोड़कर कल हम दूसरी जगह चलेंगे बानो। यहाँ साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वह समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है। बड़ी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो बानो मेरी बन्नी बन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह भी अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वे काफ़ी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वे घबरा उठे। बानो कहीं नहीं थी। भागकर वे मरीजों के पास गए। डॉक्टर आए, नर्सें आई, चौकीदार आए, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी।
दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिली थी। मृत्यु के आने से पूर्व वह अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा, किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है, जो काटे नहीं कटती। एक ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोक पीट कर बहू छाटी। ऊंची, अगली, गोरी और एमए पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी। फिर दूजू की बीवी थी, जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियां सब भूलकर रह गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपयों और नोटों की मोटी तह जमाकर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तौंद निकल आई थी। चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूंछों में अब वे ऐंठ नहीं रह गई थी। कनपटी के आसपास बाल सफ़ेद हो चले थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठी। काठगोदाम से चलकर गेठिया दिखा और वह गुमसुम हो गए। नैनीताल के ग्रांड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घूमा जाए। भुवाली चले। चिकन, सैंडविच, रोस्ट मुर्ग पैक करवाकर उसने अपनी फिएट गाड़ी भुवाली की ओर छोड़ी। दामी चंदेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मासल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी। भुवाली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल से कड़ई गिलास में चाय पियेंगे हनी, वह बोली। कप्तान अब मेजर था। अरे भाई, मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी, वह बोला। भाड़ में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हील की जूतियां चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिख से काली पड़ गई थी। उसी को झाड़कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक्का सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काली केटली में चाय उबल रही थी। खूब गरम 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने पहाड़ी में कहा, और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसे अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हो गया, वह सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था कि अलग अगोचर करते वैष्णवियों के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। ओहो गुरु, भलदा भलदा, कहकर हेड वैष्णवी ने बड़े प्रभुत्वपूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी ही मुखर और मर्दाना थी। इसी से शायद मर्दाने स्वर में बोल भी रही थी। सोचा, बामण जू की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं, दुकानदार बोला। अरे, लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी अभागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाटी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेड़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाटी अपनी दाढ़िम सी दंत पंक्ति दिखाकर हंस दी। मेजर का शरीर सुन पड़ गया। स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी। कान तक फैली आंखों में वही तरल संदिग्धता थी, और गूंगी जीवा का गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या ये गूंगी है? माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, यह लाटी है, दुकानदार ने कहा।
और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा मुग्ध होकर लाठी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया मेम साहब, अब तो लाठी ही इसका नाम है। हेड वैष्णवी ने कहा, हमारे गुरु महाराज को इसकी दह नदी में तैरती मिली, जिबड़ी इसकी कटकर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वह। गले में चरियो यानी मंगलसूत्र, गले में चरियो था, ब्याह हो गया होगा। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर 6 रोग था, एक एक शेर खून उगलता था, पर गुरु का शरण में आया तो सब रोग शोक ठीक हो गया इसका। लाठी, चल लाठी जीभ दिखा। धू कर लाठी ने भुवन मोहनी हंसी हंस दी, जीभ नहीं दिखाई। कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 शेर, सब भूल गया, हमारा ऑर्डर भी नहीं मानती। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। ओह माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फिक फिक कर हंसती है हरामी। अब प्रभु इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा है। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अगोचर अलग बसता उठ खड़ा हुआ। लाठी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसे देख रहे थे। यह वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियां भी स्वस्थ नहीं कर सकी थी। अरे उठ साली लाठी। हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाठी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बींध कर लाठी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो बन्नी बन्नू। शायद उसकी गूंगी जबान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आए थे। पीछे लौटकर बिछड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकती उनकी शानदार दूसरी बीवी, गरीब गूंगी लाठी का आना कैसे सह सकती। उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वह लाठी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।